कि गिले शिकवे हम लोगों के आपस के बीच में होते रहते हैं। हम कोई ये गिनवा रहे कि हमारे यहाँ ये हुआ था, आपके यहाँ से वो 200 चीजें गिनवाई जाती कि भाई आप लोग जो दहशतगर्दी है उसको सपोर्ट करते हो और हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हो। लेकिन मैं अपने मुल्क को, पाकिस्तान को भी देखता हूं, पाकिस्तान भी डिस्टेबलाइज हुआ है और इंतहा का हुआ है। दुनिया के सामने ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नहीं हुआ, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने गलतियां नहीं की। क्या हिंदुस्तान ने कोई गलती नहीं की क्या? कि मतलब वो बिल्कुल ही ऐसा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान ने गलतियां की। जब आप हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं तो जरा पॉइंट आउट करें, मसलन कौन कौन सी गलतियां हैं, ताकि हम उनके डिटेल में जाके बात कर सकें। मैं आपको बता देता हूं। अभी कुछ 1-1.5 माह पहले हमारे यहाँ एक 2-3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। फॉरेन मिनिस्टर प्लस हमारे DGISPR साहब बैठे हुए थे। 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने शुरू कर लिया था 2014 में, जब अटैक हुआ था APS जो आर्मी पब्लिक स्कूल था पेशावर में, उससे शुरू करके उसके बाद ही मेहरान बेस के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद कामरा के बेस के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद जो है स्टॉक एक्सचेंज का अटैक हुआ, बहुत सारे हुए। PC गवादर के ऊपर हुआ, और इसके अलावा भी फोर्सेस के ऊपर और आर्म सिविलियंस पे हमले हुए। तो उन्होंने तो कोई मतलब 200 की लिस्ट बता दी। मैं आपको सीरियस बता दूं कि मुझे कम से कम उसके अंदर कोई अभी तक कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई विद इन 2 मंथ्स। लेकिन दावा किया गया। इस तरीके से हिंदुस्तान भी करता है कि पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, हम कहते हैं भाई समझौता भी हुआ। तो ये सारी चीजें तो हुई हैं, इससे कोई इनकार ना मैं कर सकता हूं ना अरविंद जी कर सकते हैं। लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने से पहले चलें हम ये पहले तय कर लें कि कौन कौन से इंसिडेंट पे इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करता है। एग्जैक्टली। पठानकोट एयरबेस पे जो अटैक हुआ उसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई, और इंडिया ने जो कहा कि वो दहशतगर्द जो आए थे वो पाकिस्तान से आए थे, और बड़ा जो है खुलकर इस बात का इजहार किया, अपनी तरफ से सबूत भी दिए। आपने अपने आप को जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब उसके बाद में उड़ी का अटैक हुआ। उड़ी में आपने कहा जनाब कि हमारे तो लोग नहीं हैं ये, और हम नहीं जानते कहाँ से आए, ये तो लोकल कश्मीरी हैं, तो उन्हीं का ऑपरेशन है। ऐसी भी बातें आई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि ये लोग हमारे यहाँ से गए। अब इस बात को कोई नहीं नकार सकता पाकिस्तान में कि उड़ी का हमला हुआ तो उस दौरान गुजरांवाला के अंदर हाफिज सईद साहब की तंजीम जमातो दावा ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे। जो लोग गुजरांवाला के थे और उड़ी में शायद वहां जाके उस टेररिस्ट अटैक में वो शामिल थे, तभी उनके नमाजे जनाजा पढ़ाए गए वहां पर। तो अगर वो आपके नहीं थे तो उनके नमाजे जनाजे नहीं पढ़ाने चाहिए थे। आप अगर चाहें तो मैं इसका सबूत दे सकता हूं, और आप उसको फिर पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ये बात। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा ये है कि जिसने अटैक किया था पुलवामा का, या जो दूसरे हैं, उनकी भी वीडियोस मौजूद हैं। जिस वक्त उनको दिखाया जाता है तो कश्मीर के, यानी जो आपके साइड वाला कश्मीर है, उनकी बाकायदा वो वीडियोस और बाकायदा लोग बैठे हुए हैं उनको यानी भेजने के लिए कि भाई ये अभी जाएगा, और जो भी कर रहा है वो एक अलग बहस है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा। लेकिन उन्होंने वो भी तो क्लेम किया। जो मामला पुलवामा में हुआ, आदिल डार वो जो शख्स था, शायद उसका नाम, जी उसका वीडियो बाद में आया, लेकिन उड़ी अटैकर्स का कोई वीडियो नहीं आया था। उड़ी अटैकर्स के हवाले से तो उड़ी अटैकर्स के हवाले से तो आपके अपने टेलीविजन चैनल्स पे प्रोग्राम किए हुए हैं, जिनके ऊपर जो है आपके अपने जर्नलिस्टों ने और आपके जो सीनियर तजियागार हैं उन्होंने इस पर बात की है कि एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए पूरी दुनिया में, जब हम नमाजे जनाजे पढ़ाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे यहाँ से नहीं आए। तो ये तो बात हुई हिंदुस्तान की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि जो आपने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, जिसके लिए 2 माह पहले DGISPR ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ तक कि आपके जो NSA एडवाइजर मोहिद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने भी करण थापर के इंटरव्यू में ये बात कही। तो आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये के बाद में तो आपका नेशनल एक्शन प्लान बना, ये ज़रबे अज़्ब, रद्दुल फसाद, ये सारे प्रोग्राम आपने बनाए, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च किए, और न जाने कितने
जो टेररिस्ट हैं उनको मौत के घाट उतारा, उनके फास्ट ट्रैक मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमे चला के उनको सजाएं दी गई। तो अगर तो आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये के बाद आपको अगर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान उसमें मुलव्वस था, तो फिर ये ऑपरेशन तो इंडिया की तरफ करने चाहिए थे, ये फिर उस तरफ क्यों किए गए? अच्छा अरविंद जी, एक बात मैं बता दूं, मैं पर्सनली मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया। उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एडिशन करता चलूं, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। उसके ऊपर जिस बंदे ने एहसान साहब बाकायदा जिन्होंने ट्वीट किया था उस वक्त, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बताया था कि हमने ये अटैक किया, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया था उस अटैक को। तो वो बंदा तो बाद में पकड़ा भी गया और बाद में छोड़ा भी गया, पता नहीं, बल्कि किसी को नहीं पता चला कि वो गया किधर। तो वो मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं है, ये हुकूमत की बात कर रहा हूं, क्योंकि हुकूमत ने हुकूमत से बात करनी है प्लीज। बिल्कुल जी, मैं जानता हूं ये आपका जाती पॉइंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी, यहां मैं और आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे स्टेट की पॉलिसीज पर बात हो रही है, ना कि उसमें ठीक है हमारा एक ओपिनियन हो सकता है किसी चीज को लेकर, बट बाय एंड लार्ज जो डिस्कशन है वो रियासती बयानिए के ऊपर जो है हमारा डिस्कशन है। तो नेशनल एक्शन प्लान तो फिर इंडिया के खिलाफ बनना चाहिए था, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद ये हमारी तरफ उनके आपकी तोपों के रुख होने चाहिए थे अगर हिंदुस्तान उनके पीछे था। देखें जी, बात ऐसा है कि ये फॉल्ट लाइंस आपने खुद क्रिएट की थी सोवियत जिहाद के दौरान। वो बंदा जो ईस्ट में जंग लड़ रहा है AK-47 लेकर, वो तो गुड तालिबान है, गुड जिहादी है, और जो वेस्ट के बॉर्डर पर आपके जंग लड़ रहा है वो दहशतगर्द है। ये डिफरेंशिएशन आपने जो है गुड तालिबान बैड तालिबान का, ये आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये के बाद में ही किया है। मुल्क में एक बहस छिड़ी कि APS के वाकये के बाद में लोगों ने कहा कि कोई गुड और बैड नहीं है, ये सारे के सारे बैड हैं, ये सारे के आज सारे भी कहा जाता है, और इनको लेकर कोई दूसरी राय नहीं बनाई जा सकती। तो फिर वो ऑपरेशन किए गए। उससे पहले क्या ये लोग बसते नहीं थे? उससे पहले क्या श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक नहीं हुआ था 2009 में? उससे पहले क्या कराची के हालात, क्या लोगों को पता नहीं थे कि कराची में क्या कुछ हो रहा था? एक नो गो सिटी हो गई थी, आपका सबसे बड़ा शहर, वहां पर स्टेट की रिट को चैलेंज किया हुआ था तकरीबन 5-6 साल से। तो ये मसले मसाइल आपके सामने दरपेश थे। अब बड़ा आसान हो जाता है जी कि हम ये कहें कि इसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व था या कुछ और। जहां तक ताल्लुक है कश्मीर का, तो कश्मीर के अंदर जिहाद करना और उसको रियासती सतह पर एक एक्सेप्टेंस देना, वो तो आपकी हुकूमत की एक पॉलिसी रही है। जनरल मुशर्रफ साहब ने न जाने कितनी बार ये आकर ये कहा है कि नहीं, वो आपके लिए होगा टेररिज्म, हमारे लिए वो फ्रीडम स्ट्रगल है और वी ओन इट। हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं, वो चाहे हाफिज सईद हो या फिर उससे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो आपके टेररिस्ट थे, या जो भी आप उनको कहें, JKLF के जो मेंबर जिन्होंने पहले बंदूक उठाई हुई थी, ये तो नेशनल हीरोज थे एक जमाने में। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग आज भी वो वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है। यू डोंट हैव टू से कि जी मैं उस वक्त पैदा हुआ था कि नहीं, मगर उनके अंदर साफ दिखाया जाता है कि जुम्मे नवाज के बाद कश्मीर में जिहाद के लिए चंदा इकट्ठा करना, हर दुकान पर एक गुल्लक वहां पे रखा होता था, तो वहां पे लोग पैसे डालते थे और ये तो एक स्टेट की पॉलिसी थी। आज बदकिस्मती से 9/11 के बाद में दुनिया ने जो है टेररिज्म को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया है और उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ। अब हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी इंसान जो बंदूक लेके और अपने किसी नेक मकसद पर निकल पड़ता है जो उसके मुताबिक नेक है, दुनिया उसको टेररिज्म मानती है। और यही वजह है, मैं इस बात को मुकम्मल कर लूं, शायद यही वजह है कि आज FATF के अंदर आप सफाइयां देते फिर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क था तो हिंदुस्तान भी सफाइयां उसको भी देनी चाहिए थी FATF के अंदर। और FATF पे मुकदमा जो है वो कोई हिंदुस्तान का नहीं बनाया हुआ, वो आलमी दुनिया ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। तो अगर दुनिया ये समझती है कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के बराबर में वैसा ही मुल्क है, तो हमें भी खड़ा कर ले जी।
बिल्कुल अरविंद जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं। जो आपने बात, जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं, उस दुनिया में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। जो अपने आप को सबसे मोस्ट सिविलाइज कहते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इराक में 1 मिलियन से ज्यादा इंसानों को मारा। मैं किसी मुसलमान का नहीं कहता, वहां पे सब मरे। ये वही वही सिविलाइज लोग कहते हैं ना, जिन्होंने सीरिया के अंदर कत्ल गारत की, और जो 20 साल से नाटो में मेरे पड़ोस में बैठे हुए। यहाँ इस्लामाबाद से टोटल 2.5-3 घंटे की ड्राइव है काबल यहां से, जहां पर आज भी इतनी बड़ी इंसर्जेंसी है। वहां पे उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की, सब कुछ किया। क्यों नहीं खत्म कर सके? क्यों उनके साथ ये बैठे हुए? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब कोई नहीं देता। कि ये वही सिविलाइज लोग हैं जो 1980s में इन लोगों को सऊदिया से भर भर कर जिहादों में, और जिहाद के नाम पे, ये जिस जिहाद को आज ये टेररिज्म कहते हैं, यही लोग इसको सपोर्ट करते रहे। वही अमेरिका इसको पैसा देता रहा। वही लोग, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट बाकायदा ऑफिशियली, ये वो लोग जो आज जिनके साथ आज दोबारा मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये व्हाइट हाउस में ऐसे फिरते थे कि वहां के उनके अपने लोग ऐसे नहीं फिरते थे।